नमस्कार बेटा लोग, तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है क्लास 12 का है। जैसे कि आप लोग को पता है, क्लास 12 में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर का दी एंड कर दिया है ना। एंड गेम उसका हम लोगों ने कर दिया है, तो उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेके आए हो। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे हैं, तो हम लोग क्वेश्चंस कौन कौन से करते हैं, एनसीईआरटी करते हैं, फिर कभी कभी एग्जाम्पल्स भी करते हैं हम लोग। उसके बाद हम नीट के क्वेश्चंस करते हैं, या फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आपके सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करते हैं। तो हम लोग तीन टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं, फिर नीट के क्वेश्चंस करते हैं, फिर सीबीएसई के क्वेश्चंस करते हैं। तीनों सेक्शंस हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके मैं आया हूं। इसको हम लोग भी देखते हैं सॉल्व करके कि कैसे कैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो निकाल लो आप लोग एनसीईआरटी, साथ में बनाएंगे हम लोग क्वेश्चंस, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन बोल रहा है द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार में एक स्टोरेज बैटरी होता है ना, जो ये चार्ज होता है, बैटरी चार्ज होता है। तो जब आप कार ऑफ भी होता है तब भी आप देखो लाइट जल सकता है, वहां पे म्यूजिक प्ले हो सकता है। इसका मतलब क्या है, बैटरी होता है कार के अंदर, जो बैटरी होता है वो चार्जेबल होता है, स्टोरेज बैटरी उसको बोलते हैं। तो कार के अंदर एक बैटरी है मान लो, जिसका ईएमएफ है दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसका ईएमएफ दे रखा है 12 वोल्ट 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेसिस्टेंस हर एक सेल का होता है, कभी कभी नेग्लिजिबल ले लेते हैं, लेकिन होता है कुछ ना कुछ 0.4 ओम है। तो बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, मतलब बैटरी का मैक्सिमम औकात कितना है कि वो कितना करंट वो वहां से निकाल सकता है। तो एक चीज हमें पता है कि जब भी हम करंट के बारे में बात करते हैं, किसी सेल से कितना करंट जाता है, तो करंट होता है ईएमएफ बाय एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इस केस में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है वो तो 0 है, क्योंकि एक्सटर्नल से हमने कनेक्ट किया नहीं है, क्योंकि हमें करंट क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट चाहिए। तो मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हम 0 कर देते हैं, तो हमारे पास आई मैक्स क्या बचा, E बाय आर, मतलब 12 बाय 0.4। ये डेसिमल जाके ऊपर गया, नीचे हो गया 4, मतलब 30 एम्पियर का मैक्सिमम करंट वहां से निकलेगा। एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट होगा तो 30 से कम ही होगा करंट, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया मजाक मजाक में। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 को मिटा देते हैं, आप लोग भी कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, मतलब एक बैटरी है जिसका ईएमएफ, फिर से क्वेश्चन है 10 वोल्ट का ईएमएफ है, और इंटरनल रेसिस्टेंस है 3 ओम, ठीक है, 3 ओम, ओके। एंड बोल रहा है इज कनेक्टेड टू अ रेसिस्टर, मतलब रेसिस्टर से कनेक्टेड है, मतलब आर आपको नहीं पता है, वो निकालना है आप लोग को, ठीक है। एंड करंट इज 0.5 एम्पियर दे रखा है। तो बोल रहे व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, जो बाहर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस फाइंड करना है। फिर बोल रहे व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, मतलब अगर इसका हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, एक रहा सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस, यहाँ पे फिर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। देखो तो सेल का ईएमएफ दे रखा है 10 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस है 3 ओम, एक्सटर्नल हमें नहीं पता है, और आई कितना जा रहा है यहाँ से 0.5 एम्पियर का करंट जा रहा है, 0.5 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो जस्ट एक थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है। अगर आपको सेल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो सेल का मेरा वीडियो डला हुआ है, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, करंट कितना जाएगा, ग्राफ कैसा होता है, सब कुछ। तो ये टॉपिक मैंने वहां अच्छे से कवर किया है। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। I का वैल्यू कितना है देख लो यहाँ पे 0.5, E का वैल्यू है 10, R आपको चाहिए, प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस है 3। तो आपको यहाँ से निकालना है R का वैल्यू। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो R प्लस 3 यहाँ कर दिया, इसको LHS में ले आया, इज इक्वल टू 10 बाई क्या कर दिया इसको 0.5, ये ऊपर चला गया 100 हो गया।
ये 100/5 हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो 20 हो गया यहाँ पे। सो R इज इक्वल टू क्या हो गया 20 - 3 मतलब 17 ओम। देख लो हो गया 20 - 3 17 ओम, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा 17 होगा। ठीक है, अगर हम चेक करना चाहते हैं हमारा सही है या गलत है तो I का फिर से निकालते हैं। E के जगह पे 10/R मतलब 17 आया हमारा, प्लस स्मॉल r कितना है 3 आया, मतलब 10/20 करने से 0.5 एम्पीयर आ रहा है, इसका मतलब सही है। चलो 2 क्वेश्चन हो गया, सेल से रिलेटेड था, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 3 रेसिस्टर्स 1 ohm 2 ohm 3 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हमारे पास 3 रेसिस्टर है, 1 2 और 3। इन तीनों रेसिस्टर को बोला जा रहा है कंबाइंड इन सीरीज, सीरीज में जोड़ दिया गया है इनको 1 ohm 2 ohm एंड 3 ohm सीरीज में कंबाइन कर दिया गया है। बोल रहा है व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, और पूरे कॉम्बिनेशन को 12 वोल्ट के सप्लाई से, इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, उसको कनेक्ट किया गया है 12 वोल्ट के सप्लाई से। तो आपसे पूछ रहा है टोटल रेसिस्टेंस और पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहा है। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द बैटरी, ठीक है, ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पे कि ये और सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका टोटल रेसिस्टेंस मतलब R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हमें पता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब 1 + 2 + 3 क्या हो गया 6 ओम हो गया। दिस इज R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट इज 6 ओम। अब देखो ध्यान से जैसे ही हमारे ये R इक्विवेलेंट आ गया, जैसे ही हमारा R इक्विवेलेंट आ गया, अब हो क्या रहा है देखो यहाँ पे R इक्विवेलेंट जैसे ही आ गया, अब हमसे पूछ रहा है कि सब के थ्रू वोल्टेज कितना होगा। तो सपोज मान लेते हैं ये वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज V2 है और ये वोल्टेज V3 है। पोटेंशियल डिफरेंसेस हमें निकालना है, तो सबसे पहले आप करंट निकालोगे। करंट कैसे निकालते हैं, V/R इक्विवेलेंट करके। सो V कितना है देख लो यहाँ पे 12, R इक्विवेलेंट कितना है 6, तो कितना आ गया 2 एम्पियर। करंट आ गया 2 एम्पियर। अब हमें V1 निकालना है, तो V1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे I × R1। करंट सबके थ्रू क्या होगा सेम होगा, आपको पता है ना, जब भी रेसिस्टर्स सीरीज में होते हैं तो करंट सेम होता है। तो V1 इक्वल टू हो गया 2 × R1 मतलब 1 मतलब 2 वोल्ट हो गया। V2 हम निकालेंगे तो I × R2 मतलब 2 × 2 की क्या हो गया यहाँ पे 4 वोल्ट। चलो V3 निकाल देते हैं। सो V3 कितना हो गया I × R3, तीनों में करंट सेम हो रहा है, 2 × कितना हो गया 3 6 वोल्ट। अगर आपका आंसर सही है गलत है क्या है, अगर आपको चेक करना है तो V1 + V2 + V3 करके देखो कितना आ रहा है 2 + 4 + 6 12 वोल्ट आ रहा है, और ये 12 वोल्ट का सप्लाई है, मतलब सही है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बार 3 रेसिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना, उसके बाद मेरे वीडियो को देखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है 2 ohm 4 ohm 5 ohm आर कंबाइंड इन पैरेलल। मतलब 2 ohm पैरेलल का हम लोग बना देते हैं। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे कुछ बना रहे हैं। ऐसे कुछ बना रहे हैं। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको कनेक्ट कर दिया जा रहा है 20 वोल्ट के सप्लाई से, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका नेग्लिजिबल है, मतलब ये ईएमएफ है 20 वोल्ट का। ये है 2 ओम है, ये है 4 ओम 4 ओम और ये है आपका 5 ओम। तो आपसे वही पूछ रहा है क्या व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। मतलब इसके थ्रू करंट मान लो I1 है, इसके थ्रू I2 है और इसके थ्रू I3 है, तीनों करंट हमें निकालना है और टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो चलो टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो 1/R इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं, 1/R1 की जगह पे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम 2 4 और
5 का एलसीएम कितना आएगा? मुझे लग रहा है 20 आएगा, नहीं 20 ही आएगा ना। 2 into 2, हाँ 20 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये 10 आएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। तो ऊपर हो गया 19, नीचे हो गया 20। कुछ लोग इतना ही आंसर लिख देते हैं, गड़बड़ है मेरे बॉस। क्या है यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट जो है वो क्या है, वो है 19/20। तो बताओ r इक्विवेलेंट क्या होगा, 20/19 ओम। देखो यहाँ 20/19 ओम, ये हमारा r इक्विवेलेंट आ गया। रेसिप्रोकल ले लिया और क्या। जैसे ही r इक्विवेलेंट आ गया ना, हम तुरंत से करंट निकालेंगे, क्योंकि टोटल करंट जब तक आप नहीं निकालोगे तब आप कैसे डिवाइड करोगे। ये वोल्टेज तो 20 वोल्ट यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तीनों में सेम वोल्टेज होगा, क्योंकि बाहर इधर कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो सारा वोल्टेज इसको 20, इसको 20, इसको 20, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो चलो हम पहले टोटल करंट निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, V/R इक्विवेलेंट। V कितना है 20, R इक्विवेलेंट कितना है 20/19। ये 19 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया 19 एम्पियर। यही 19 एम्पियर जो है, यहां तक 19 एम्पियर है, यही 19 एम्पियर जो है वो तीनों जगह पे डिवाइड हो रहा है, I1 में, I2 में एंड I3 में। तो कैसे निकालेंगे इसको हम, एकदम सिंपल है। हमें पता है कि 20 वोल्ट का सप्लाई हर जगह पे है, मतलब यहाँ भी 20 वोल्ट है, यहाँ पे भी 20 वोल्ट है और यहाँ पे भी 20 वोल्ट का सप्लाई है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, देखो क्या करेंगे, वोल्टेज पता है, टोटल करंट भी हमें पता है, रेसिस्टेंस पता है। तो एक बात बताओ, अगर हम निकालना चाहते हैं I1 तो यहाँ लिखेंगे V इक्वल टू I1 इंटू R1, नहीं, सो I1 इक्वल टू क्या हो गया V/I1, हाँ I1 इक्वल टू क्या हो गया V/R1। V कितना लेंगे 20 लेंगे, यही सेल का जो बैटरी का EMF होगा यही सबका होगा, क्योंकि दे आर इन पैरेलल में वोल्टेज सबका सेम होता है। सो 20/R1 कितना है यहाँ पे 2 है, दैट इज 10 एम्पियर। I2 बताओ V/R2, ये कितना हो गया 20/4 मतलब 5 एम्पियर। I3 कितना हो गया बताओ V/R3 20 कितना हो गया यहाँ पे 5, तो 4 एम्पियर। अब ध्यान से देखो, अगर आपको चेक करना आपका आंसर सही है कि गलत है, I1 प्लस I2 प्लस I3 को ऐड करके देखो, 10 प्लस 5 प्लस 4 कितना आ गया 19 एम्पियर। 19 आया था टोटल, देखो टोटल आ रहा है, मतलब आपका आंसर जो है वो सही है। चलिए 4 क्वेश्चन हम लोगों ने फटाफट से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एट रूम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हमें दे रखा है T1 27 डिग्री सेल्सियस। द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, रेसिस्टेंस दे रखा है R1 इज इक्वल टू 100 ओम। ठीक है, दे रखा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेसिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117, मतलब दूसरा रेसिस्टेंस दे रखा है 117 ओम। इस टाइम पे हमें टेम्परेचर चाहिए, इसका वैल्यू हमें चाहिए, और इसका अल्फा दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसको हम बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी भी इसको हम बोलते हैं 1.70, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर ऑफ -4 पर डिग्री सेल्सियस। ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो मेरे दोस्त, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, रेसिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के साथ इस रिलेशन के साथ वेरी करता है। देखो यहाँ पे इस रिलेशन के साथ वेरी करता है। R2 देखो दे रखा है, R1 दे रखा है, अल्फा दे रखा है, T1 दे रखा है, आपको सिर्फ T2 निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे, क्या लिखोगे 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू लिख दोगे आप सीधा R2/R1। देखो इसको आप इधर डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम पहले एक्सप्रेशन वाइज हम T2 ले आएंगे, बाद में हम ये वैल्यूज डालेंगे। ये हमारा सबसे इजीएस्ट तरीका होता है। अल्फा T2 माइनस T1 हो गया, यहाँ पे ये हो गया R2/R1 -1, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ये अल्फा को उधर हम ले जाते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में T2 माइनस T1 इज इक्वल टू हो गया 1/अल्फा
यहाँ हो गया R2 बाय R1 माइनस 1, है ना। अब हमें T2 चाहिए, तो ये T1 इधर माइनस में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस T1। अब आप सॉल्व कर दो, सबका डाटा डाल दो। अल्फा का वैल्यू जो है पूरा यहाँ डाल दो, R2 का वैल्यू जो है यहाँ पूरा डाल दो 117, R1 का वैल्यू यहाँ 100 पूरा डाल दो, प्लस T1 का वैल्यू पूरा डाल दो 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद पूरा सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर आपका। क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा। तो T2 आपका आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना, एकदम सिंपल सा चीज है, इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे होनहार स्टूडेंट्स, है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 5 था। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रही है पब्लिक, है ना, क्या बोल रही है पब्लिक। गाना सुने हो आप लोग, गली बॉय का, बहुत ही अच्छा मूवी है, मैं बहुत बार देख चुका हूँ। 3.6 देखो क्या है, बोल रहे नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर, मतलब एक लेंथ दे रखा है वायर का 15 मीटर, मीटर में है तो इसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल मतलब एरिया भी दे रखा है 6.0, मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 मीटर स्क्वायर, मतलब ये मीटर स्क्वायर में, ये मीटर में, मतलब ऐसा यूनिट में, कोई टेंशन ही नहीं है। एंड रेसिस्टेंस भी दे रखा है, रेसिस्टेंस इज आल्सो गिवन 5 ओम। हाँ, तो आपसे पूछा है रेसिस्टिविटी क्या होगा, रेसिस्टिविटी बताइए कि क्या होगा। अब ये एक फॉर्मूला आपको पता है, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, है ना। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाय एल। आर का वैल्यू डाल दो 5, एल का वैल्यू डाल दो 15, सॉरी ए का वैल्यू डाल दो 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 और एल का वैल्यू डाल दो 15। इसको सॉल्व कर दो, 5 3 जा 3 2 जा, तो आ गया यहाँ पे 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ -7 ओम मीटर होता है ना इसका ऐसा यूनिट, ओम मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 क्या बोल रहा है, 7 बोले सिल्वर वायर है रेसिस्टेंस, हाँ देखो रेसिस्टेंस दे रखा है, R1 दे रखा है 2.1 ओम, टेम्परेचर दे रखा है 27.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। अब रेसिस्टेंस है R2, रेसिस्टेंस इज 2.7 ओम, 2.7 ओम रेसिस्टेंस है, और टेम्परेचर यहां पे दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। देखो डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब आपसे अल्फा पूछ रहे हैं, अल्फा अल्फा बीटा। देखो यहाँ पे अब क्या होगा, कैसे करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, T2 मामा सुने हो आप लोग। चलो अब यहां से आप लोगों को क्या करना है, अल्फा निकालना है, तो फिर से आप इसको थोड़ा एक्सप्रेशन वाइज कर दोगे, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो गया R2 बाय R1। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, अल्फा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो गया R2 बाय R1 माइनस 1। अल्फा चाहिए, अल्फा को एलएचएस में रखो, बाकी सबको आरएचएस में ले जाओ। सो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया R2 बाय R1 माइनस 1 इंटू 1 बाय T2 माइनस T1। बस अब डाटा डालना है आपको, डाका नहीं डालना है बेटा, डाटा डालना है। डेटा को डालो और सॉल्व करो, ठीक है। चलो हम लोग डेटा डालते हैं। R2 की जगह पे डाल दिया हमने 2.7 ओम, ठीक है, और R1 की जगह पे डाल दिया 2.1 ओम, माइनस 1 कर दिया इंटू 1 बाई T2 माइनस T1, मतलब 100 माइनस 27.5। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो आप लोग, आराम से सॉल्व कर सकते हो। नहीं ये डेसिमल गया तेल लेने, नहीं तो कितना आ गया 27 बाई 21 माइनस 1 इंटू 1 बाय, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100 में से 27.5 अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, बोलो कितना आएगा 0.5, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 7, है ना 72.5। इसको सॉल्व करना है, इसको हम करेंगे तो 3 7 जा 3 9 जा, तो ये हो गया 9 माइनस 7 बाय 7 इंटू
ये 1/72.5। अब इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, 2/7 इंटू ये हो गया यहाँ पे 1/72.5। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर दोगे, जो भी आंसर आएगा आपका अल्फा आ जाएगा। इसको, इसका यूनिट क्या लिखोगे? पर डिग्री सेल्सियस। बस हो गया। इसको सॉल्व करना बच्चों वाला काम है यार, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कोई काम होता है फिजिक्स में? है मजाक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रही है पब्लिक? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हीटिंग एलिमेंट यूजिंग द नाइट्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, ड्रॉ एन इनिशियल करंट इतना। मतलब भैया वोल्टेज V1 दे रखा है 230 वोल्ट और करंट I1 है यहाँ पे 3.2 एम्पियर। तो भैया ये लगे हाथ आप R1 भी निकाल लो ना। R1 क्या लिखोगे? V इक्वल टू I1 इंटू R1। तो R1 इक्वल टू क्या होगा? V1 बाय I1, है ना? क्योंकि V1 इक्वल टू I1 R1, तो यहां से आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? R1 मिल जाएगा, मतलब 230 डिवाइड बाय 3.2, ये जो भी आएगा एम्पियर, सॉरी ओम आएगा, है ना? R1 मिल गया। उसी प्रकार बोल रहा है, उसी प्रकार अब बोल रहा है नेक्स्ट केस में बोल रहा है कि अब थोड़ी देर के बाद करंट चेंज हो गया, वोल्टेज बेटा सेम है V2 230 वोल्ट, लेकिन अब इस बार करंट चेंज हो गया 2.8 एम्पियर। तो बताओ R2 निकाल दो अब नया रेजिस्टेंस। नया रेजिस्टेंस क्या होगा? 230 बाय 2.8 ओम, है ना? R2 आ गया। अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर, है ना? मतलब रूम टेम्परेचर मतलब T1 दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो आपसे T2 पूछ रहा है। अल्फा का वैल्यू दे रखा है 1.70 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 पर डिग्री पर सेल्सियस, है ना? अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। हाँ बताओ हम कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से लिखेंगे R2 इज इक्वल टू क्या? R1, है ना? R2 इक्वल टू लिखेंगे R1 प्लस, लिखते हैं हम लोग ऐसे, R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, एक ही फॉर्मूला है बस, इसमें इस बार वोल्टेज और करंट दे रखा था। R2 R1 देखो हमें पता है, सब पता है, अल्फा पता है, बस हमें क्या चाहिए? T2 चाहिए। T2 मामा, T2 चाहिए हमें। T2 कैसे निकालोगे? जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था। R1 हम निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं, डेसिमल को ऊपर ले जाओ। हाँ अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कर दोगे R1 आ जाएगा, इस डेसिमल को भी ऊपर ले जाओ, फिर इसको सॉल्व कर दोगे तो R1 R2 आ जाएगा जो भी यहाँ पे, ठीक है? जैसे ये आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो इसको अगर आप सॉल्व भी नहीं करते तो R2 की जगह पे अगर आप डालते हो 2300 और यहाँ पे 28, R1 की जगह पे डालते हो 2300 बाय 32। अब यहाँ पे 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू पावर ऑफ -4, यहाँ पे हो गया T2 माइनस T1 है यहाँ पे 27, ठीक है? इसी को आपको सॉल्व करना है। ऊपर ऊपर पूरा कैंसिल हो गया, नीचे भी हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, है ना? 4 से 4 8 जा 4 7 जा, नहीं तो ये कितना हो गया? 8/7 -1, है ना? अल्फा भी इधर आके डिवाइड कर दो, 1.7 इंटू 10 टू पावर ऑफ -4, है ना? प्लस कर दो यहाँ पे 27, यही तो है, यही तो है आपका T2। देखो सॉल्व कर दो इसको, ये कितना हो गया? 1/7, 1/7 हो गया यहाँ पे, 1/7, ठीक है? 1/7 इंटू इतना 1.7 इंटू 10 टू पावर ऑफ -4 प्लस 27, इसको सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है, ये आपका T2 आ जाएगा, ठीक है? चलो आराम से कर देना, जो भी आएगा डिग्री सेल्सियस में लिख देना। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13। एडिशन से पहले तो आज हम लोग खत्म कर ही देंगे। देखो अब नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम लोग सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे आज, ठीक है?
सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन जो है उसको कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 एक न्यूमेरिकल है, इसको करते हैं। 9 और 10 हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। 11 कर लेते हैं, 12 और 13 कर लेते हैं। चलो 11 कर लेते हैं पहले। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 11 में, एक स्टोरेज बैटरी ऑफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm is being charged by 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during the charge? मतलब बोल रहा है कि बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं, एक सेल को हम चार्ज कर रहे हैं जिसका ईएमएफ है 8 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। इसको एक सीरीज रेसिस्टर से कनेक्ट करके, बड़े से बैटरी से हम कनेक्ट करके इसको हम चार्ज कर रहे हैं। देखो ठीक है। बड़े से बैटरी का जो वोल्टेज है 120 वोल्ट सप्लाई है और जो सीरीज है ये है 15.5 ओम, ठीक है। यही बोल रहा है, तो आपसे यही बोल रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे कितना वोल्ट का बैटरी सप्लाई करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ठीक है। चलो देखते हैं ये कितना प्यारा है। इसको तो हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है, एकदम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कितना करंट जा रहा है वो अगर हम निकाल दें तो हमारा काम बन जाएगा। कितना करंट जा रहा है वो काम अगर हम कर देंगे तो बन जाएगा हमारा काम। तो करंट कितना जाएगा, I इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, है ना, नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब नेट ईएमएफ कितना है 120 माइनस 8 डिवाइड बाय आर की वैल्यू कितना हो गया 15.5 प्लस 0.5, मतलब ये हो गया। ऊपर कितना हो गया बताओ, 120 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ गया, ये 112 आ गया, है ना। और नीचे कितना आ गया, देखो यहाँ पे 16 आ गया, 16। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं 16, अच्छा तो कितना टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स से पूरा खत्म हो जाएगा। 742 7 एकम 7 और 4 11, हाँ 7 एम्पियर, मतलब आई मिल गया हमें 7 एम्पियर। कोई बोलेगा ये आई कैसे निकाले, दूसरे तरीके से हम किरचॉफ ले सकते हैं। बेटा यहां से चलना स्टार्ट करो, यहां से चलना स्टार्ट करो, नेगेटिव मिला तो हमें क्या मिला 120 प्लस लिखेंगे। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या लिखेंगे 15.5 इंटू क्या आई, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं प्लस मिला -8, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं -0.5 इंटू आई इज इक्वल टू 0। अब यहां से भी आप सॉल्व करोगे तो आई इक्वल टू सेम आएगा 120 माइनस 8 बाय 15.5 प्लस 0.5, देखो सेम आ रहा है और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एम्पियर आएगा। जैसे ही आपका करंट आता है ना तो आप टर्मिनल वोल्टेज आराम से निकाल सकते हो। मतलब ये जो है वो 120 वोल्ट इसको टर्मिनल वोल्टेज देना चाह रहा है, लेकिन बीच में क्या है, यहाँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो ये कुछ वोल्टेज को हम डिक्रीज करके इसको दे रहे हैं। डायरेक्टली अगर हम कनेक्ट कर देंगे ना तो ये जो सेल है जिसको हम चार्ज कर रहे हैं ना वो स्वाहा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, बीच में कुछ वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ का वोल्टेज हम कितना डिक्रीज कर रहे हैं, आई इंटू आर। आई का वैल्यू है 7, आर का वैल्यू कितना है 15.5। इतना वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 7 × 35, है ना, क्या हो गया यहाँ पे 7 × 35 और 5 35 और 38 हो गया यहाँ पे, और 7 एकम 7 और 3 10। ऐसे देखो यहाँ पे हम कितना कर रहे हैं, देखो हम दे रहे हैं, हम कितना वोल्टेज डिक्रीज कर रहे हैं इसका 108.5 वोल्ट जो है इसको क्या कर दे रहे हैं, डिक्रीज कर दे रहे हैं। टोटल हम कितना सप्लाई किए थे 120। डायरेक्टली अगर कनेक्ट करते बीच में अगर हम ये रेसिस्टर को नहीं डालते तो डायरेक्टली इसका वोल्टेज टर्मिनल इतना हो जाता और ये स्वाहा हो जाता, खत्म हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं कि बीच में एक रेसिस्टर को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं सीरीज में, जिससे कि 120 में कुछ वोल्टेज खा जाएगा, बाकी जो बचा खुचा वोल्टेज है इसको देगा। जो बचा खुचा वोल्टेज है उसी को हम टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। सो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कितना आएगा, टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू 120 में से घटा दो यहाँ पे 108.5, बताओ कितना आएगा
120 में से 108.5 को अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 11.5 वोल्ट आएगा। अब ये 11.5 वोल्ट का ये टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे दे रहा है। अच्छा देखते हैं, अगर हम एक और तरीके से अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, यहां से लेके यहां तक का हम टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। सपोज ये ए है और ये बी है, ए से भी हम बी जाना चाहते हैं, बी ए माइनस बी बी निकालना चाहते हैं। तो डायरेक्टली अगर हम करेंगे सो बी ए से गए यहाँ पे क्या है -8, फिर माइनस है क्या 0.5 इंटू क्या 7, फिर माइनस बी बी इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब बताओ इसको सॉल्व करो, बी ए माइनस बी बी अगर हम करेंगे तो क्या आ गया 8 प्लस 3.5 वाले 11.5 वोल्ट। देखो ऐसे भी आ रहा है यहां से यहां के बीच में। तो जब भी किसी सेल के है ना पॉजिटिव से करंट घुस रहा है और नेगेटिव को निकल रहा है, तो इस केस में जब टर्मिनल वोल्टेज हम लिखते हैं तो E प्लस आई आर लिखते हैं। तो इस केस में आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। 7 इंटू 0.5 मतलब ये हो गया 8 प्लस 3.5 है ना, मतलब 11.5 वोल्ट। देखो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज आ गया। अब हमें ये भी समझ में आ गया कि हम डायरेक्टली इसको क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते, बीच में सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों चाहिए। भैया स्वाहा हो जाएगा, वो जो सेल है ना खत्म हो जाएगा। इतना हाई वोल्टेज अगर उसको दोगे छोटे से सेल को तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए हम सीरीज में कुछ लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.12 मतलब 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है पोटेंशियोमीटर है, ए सेल ऑफ एम कितना गिव्स अ बैलेंस इतना लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल एंड द बैलेंस पॉइंट इज शिफ्ट टू 63 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल। आपको एक सिंपल सा इक्वेशन पता है, E1 by E2 इक्वल टू क्या होता है L1 by L2। एक बात है कि L1 आपको दे रखा है, E1 दे रखा है। देखो यहाँ पे E1 आपको दे रखा है, कितना दे रखा है E1 देखो 1.25 वोल्ट, E2 आपको चाहिए क्वेश्चन मार्क, और L1 दे रखा है आपको। L1 है पहला वाला डिफ्लेक्शन है 35 सेंटीमीटर पर, और दूसरा वाला डिफ्लेक्शन जो है वो 63 सेंटीमीटर पे है। कर दो ना मेरे भाई, क्या दिक्कत है। सो E1 1.25 by E2 इज इक्वल टू क्या आ गया, L1 के जगह पे हम 35 और यहाँ पे 63 L2। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे, E2 हमें चाहिए, आ जाएगा नहीं। E2 को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। सो E2 इक्वल टू क्या हो गया 1.25 by 63 और यहाँ पे हो गया 35। ये डेसिमल को नीचे ले आओ, यहाँ पे 100 हो गया। अब यहाँ पे कुछ करो और आप जो भी लिखोगे यहाँ पे उल्ट आएगा। देखो आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 से अगर आप कैंसिल, 25 चौके 100, 25 बचे 125 है ना। 5 से कैंसिल करोगे 5 सते 35, 7 से कैंसिल करो 9 सते 63 है ना। तो 9 बाई कितना आ गया, E2 इक्वल टू आ गया 9/4। 9/4 का मतलब हो गया 4 गुना 8 पॉइंट क्या हो गया 4 गुना 8। ठीक है, 4 बचे 20 वोल्ट, 2.25 वोल्ट आई थिंक होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 जो है सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। कर दो, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग करते हैं। 13 सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। क्या है देखते हैं यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं 13, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी मतलब स्मॉल एन दे रखा है, जिसको नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, वो दे रखा है 8.5 है। 8.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 28 पर मीटर क्यूब। नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो इसका यूनिट पर मीटर क्यूब होता है। एन दे रखा है, और दे रखा है हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू ऑफ वायर ऑफ लेंथ दे रखा है। लेंथ कितना है 3 मीटर, 3 मीटर वायर है।
द क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में है। करंट का वैल्यू भी दे रखा है 3 एम्पियर है। अब बोल रहे हैं कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालो। एक कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा, ये टाइम हमें निकालो। और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, मतलब जो लेंथ है वो 3 मीटर है। तो आपको एक सिंपल सा पता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। स्पीड कौन सा लेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आपको ड्रिफ्ट स्पीड मिल गया, डिस्टेंस तो पता है 3, ड्रिफ्ट स्पीड आपको निकालना है, टाइम आपको चाहिए, ठीक है। तो ड्रिफ्ट स्पीड निकालने के लिए आपको एक सिंपल सा इक्वेशन पता है, I = NEAVD। देखो I का वैल्यू दे रखा है 3, N का वैल्यू दे रखा है 8.5 × 10⁻, क्या है यहाँ पे 28, E का वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻19, एरिया हमें पता है 2 × 10⁻⁻6 इंटू VD। देखो यहां से VD निकाल दोगे, जैसे ये VD आएगा यहाँ डाल दोगे, आपको टाइम आ जाएगा। सो टाइम इक्वल टू क्या आएगा 3/VD। ये वाला वैल्यू उठा के सीधा यहाँ डाल दो, जो ऊपर जाएगा पूरा सॉल्व कर, जो आंसर आएगा सेकंड आएगा। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इसके बाद हमको क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को करना है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा भैया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सा, ड्रिफ्ट वाला। ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में नहीं पता है, जाके वीडियो देखो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखो क्या है, ये है यहाँ पे एक रेसिस्टर है, विस्टोन ब्रिज है यहाँ पे, बट ये बैलेंस कंडीशन नहीं है। बैलेंस कंडीशन होता तो तुरंत बन जाता। यहाँ पे एक सेल है ऐसे, देखो यही है, ये दे रखा है 10 ओम, ये दे रखा है 5 ओम, ये दे रखा है 5 ओम, और ये दे रखा है 10 ओम, और ये जो है ये है 5 ओम। यहाँ से यहाँ के बीच में भी जो रेसिस्टेंस है ये है 5 ओम। तो एक्चुअल में अगर हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर ये 9 है, अब एक्चुअल में देखते हैं तो 10/5, यहाँ रेशियो निकालो 10/5, क्या आया 2 आया, इधर निकालो रेशियो 5/10, क्या आया 1/2 आया। तो ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है, और जब ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो इधर से करंट जो हम जीरो करते थे वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। बीच वाले से करंट पास करेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पता है, जाके देखो वीडियो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा प्लेलिस्ट ही तैयार है, जाके देखो, आप ही के लिए है, ठीक है। चलो हम यहाँ देखते हैं, ये जो है हमारा 10 वोल्ट का है, ये 10 ओम है, 10 ओम है। अब यहाँ से हम करंट को डिवाइड करते हैं, ये हमारा करंट जो है वो आई है, जितना करंट किसी सेल से निकालो पीछे से उतना ही डालना है, ठीक है। चलिए अब फटाफट से हम करंट को आगे डिवाइड करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया, इधर हमने एक करंट I1 भेज दिया, इधर हमने करंट एक I2 भेज दिया। अब ये I2 यहां तक है, अब ये I1 यहां तक है, I1, ठीक है। नाम इसका कुछ दे देते हैं, A, यहाँ पे B है, ये हमारा C है, ये D है, ये E है, और ये F है, ठीक है। ऐसे दे दिया, कुछ नाम दे दिया। अब B पे एक जंक्शन है, D पे भी एक जंक्शन है, हम I1 को डिवाइड कर रहे हैं। मान लो इधर हमने कोई करंट दे दिया, सपोज मान लेते हैं इधर कुछ हमने करंट दे दिया, सपोज इधर वाला जो करंट दिया हमने I3 दिया, और इधर जो दिया I4 दिया। अब ये I3 जो है आ रहा है, I2 आ रहा है, और दोनों मिलके इधर जा रहे हैं, तो क्या जा रहा है यहाँ पे I2 प्लस I3। अब ये I2 प्लस I3 मिलके यहाँ पे I4 के साथ मिल गया यहाँ पे, तो क्या मिल गया होगा, यहाँ से एक्चुअल में I निकलना चाहिए। तो आपको यहाँ जंक्शन रूल से दो चीज पता है, सबसे पहले आपने I को डिवाइड किया, किसमें डिवाइड किया, I1 और I2 में डिवाइड किया। सो I = I1 प्लस I2 सबसे पहले आपको पता चाहिए, I1 I2 में डिवाइड हुआ। फिर आपने किसको डिवाइड किया, I2 को डिवाइड किया, किसमें, I3 में और I4 में। अब यहां देखो इस वाले जंक्शन पे इनकमिंग करंट क्या है, I4 है, और I1 I2 प्लस I3 है, मतलब I2 प्लस I3 प्लस I4 तीनों को मिला के I हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो आप ध्यान से, अगर आप क्या करो,
इस i4 के जगह पे अगर आप देखते हो यहाँ पे i4 इक्वल टू, तो क्या होता है i2 माइनस i3। अगर यहाँ पे आप डाल देते हो सो i2 प्लस i3 और i4 के जगह पे हो गया यहाँ पे i2 माइनस i3। तो देखो i3 i3 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे हो गया अच्छा उल्टा लिखे, यहाँ i1 है, i1 यहाँ हो गया i1। तो i3 i3 कैंसिल हो गया, तो बच गया i1 प्लस i2, और i1 प्लस i2 क्या है, i है। मतलब हमने करंट सही से डिवाइड किया है, इधर से जो करंट आ रहा है इधर से जो करंट आ रहा है दोनों मिलके i हो रहा है, मतलब हमने सही से करंट को डिवाइड किया है। अब फटाफट से इक्वेशन लिखते हैं। ये छोटा वाला लूप मैं ले रहा हूं, ठीक है, हम लोग एक क्लोज लूप ले रहे हैं, वी आर टेकिंग अ क्लोज्ड लूप, ठीक है। क्लोज लूप ले रहे हैं ए से बी, बी से डी और डी से ए, ये वाला लूप ले रहे हैं, ठीक है। चलो इसमें लेते हैं माइनस 10i1, ठीक है। अब बी से डी जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे माइनस 5i3। फिर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो प्लस लिखेंगे हम लोग, प्लस 5i2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ पे आया, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से सॉल्व कर देंगे। तो हम यहाँ इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम 5i2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 10i1 प्लस 5i3, ऐसे लिख सकते हैं। और 5 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ 5, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, तो ये इक्वेशन आ गया आपको, इक्वेशन नंबर 1। चलो ले लेते हैं, एक इक्वेशन हमको मिल गया इस वाले क्लोज में, ये वाला। अब ये वाला क्लोज लूप लेते हैं, छोटा वाला राइट साइड में जो है, यहाँ पे लिखते हैं इस वाले क्लोज लूप को, नहीं तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। चलो इस वाले क्लोज हम लोग ले रहे हैं, क्लोज लूप हम लोग ले रहे हैं, क्या कौन सा ले रहे हैं, बी से सी, ठीक है, सी से डी और डी से डी, ये वाला क्लोज। तो बी से अगर हम सी जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे माइनस 5 इंटू i4, ठीक है। सी से डी जा रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे प्लस 10 इंटू i2 प्लस 10 इंटू i3। फिर करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे प्लस 5 इंटू i3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, चलो इसको सॉल्व करो। यहाँ पे क्या आएगा देखो, यहाँ पे फिर से मैं 5i4 लिख देता हूँ, यहाँ पे 5i4 प्लस कर दिया उसको, बाकी सबको रहने देता हूँ। देखो 10i2 प्लस 15i3 यहाँ ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है, ऐसे रहने दिया। फिर 5 को मैंने कॉमन निकाल के यहाँ कैंसिल कर दिया, तो ये 2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। देखो ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 2 इक्वेशन आ गया अभी तक हमको। चलो अब एक बार ये वाला लूप लेते हैं। नाउ हम लोग कौन सा लूप लेने जा रहे हैं, ये वाला ए बी सी डी ए, नॉट टेकिंग द क्लोज्ड लूप। कौन सा लूप ले रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ये वाला लूप ले रहे हैं। चलो ए से बी जाओ, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, किरचॉफ नहीं पता आप जाके वीडियो देखो, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने किया है उसका, प्रीवियस ईयर्स का। सो माइनस 10i1, ठीक है, फिर इसमें क्या हो गया माइनस 5i4, फिर इसमें क्या हो गया प्लस 10 इंटू i2 प्लस क्या हो गया यहाँ पे 10 इंटू i3, फिर इसके ऑपोजिट में जा रहे हैं तो क्या हो गया यहाँ पे प्लस 5 इंटू i2 प्लस 5 इंटू i2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो i1 वाला यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है, माइनस 10i1 रहने देता हूँ, ठीक है, माइनस 5i4 इसको भी रहने देता हूँ, i2 ऐड कर देता हूँ, तो 15i2 हो गया प्लस 10i3 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो अब आगे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसको और सॉल्व करते हैं, जो प्लस में उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है, और 5 कॉमन निकाल देते हैं। तो ये 10i1 हो गया प्लस 5i4 हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया 15i2 प्लस 10i3, ऐसे हो गया। अब 5 कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ 2 बच गया, ठीक है, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं, ये i4 वाला जो वैल्यू है पूरा उठा के हम यहाँ पे डाल देने जा रहे हैं, i4 वाला। तो हमारे पास क्या आ गया 2i1 प्लस i4 की जगह पे जो है पूरा डाल देते हैं, सो 2i2 कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारा,
हम इक्वेशन नंबर 2 से 2i2 प्लस i4 के प्लेस में हम डाल दें 2i2 प्लस 3i3 इज इक्वल टू हो गया 3i2 प्लस 2i3। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, इस रिलेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आ गया, बहुत ही प्यारा रिलेशन आ गया। i1 i2 i3 तीन इक्वेशन है ना। एक काम और करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये जो i2 है i2 के प्लेस पे भी हम पूरा डाल देंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आ गया हमारा 2i1। अब इसको हम क्या करते हैं, सबको उधर ले जाते हैं, चलो सबको उधर ले जाते हैं। तो ये हो गया 3i2 माइनस 2i2, ठीक है, ये 1 हो गया, प्लस 2i3 माइनस 3i3। इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। 2i1 यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ i2, और यहाँ पे आ गया सिर्फ i3। अब हम i2 के प्लेस पे जो ये हमारा है उसको पूरा डाल देते हैं, तो हमको एक बहुत प्यारा रिलेशन मिलेगा। 2i1 इज इक्वल टू i2 के प्लेस में हम डाल रहे हैं 2i1 प्लस i3 माइनस i3, यहाँ पे माइनस i3 कैंसिल हो गया। अरे ओके ओके ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओके, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, तो अगर हम देख रहे हैं ध्यान से i3 यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है ना, तो i1 इक्वल टू i1 आ जा रहा है, मतलब इस इक्वेशन में हमें नहीं डालना है, नहीं डालते हैं। i1 माइनस i3, ठीक है, इसको सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है मेरे बॉस, यहां तक था ये, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, यहाँ रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा। ओके, ये i4 है ना, i4 की जगह पे हम क्या करेंगे, ये जो i4 है इसके प्लेस में हम थोड़ा सा कुछ दिमाग लगा रहे हैं। यहाँ i4 जो है क्या है, i1 माइनस i3 है, क्योंकि i1 इक्वल टू क्या है, i3 प्लस i4, i1 इक्वल टू i3 प्लस i4, सो i4 इक्वल टू i1 माइनस i3 है ना। सो i4 के प्लेस पे हम डालेंगे, सो 2i1 प्लस यहाँ पे क्या डालेंगे, i1 माइनस i3 इक्वल टू क्या आ गया, 3i2 प्लस 2i2। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सो 2i1 प्लस i1 क्या हो गया, यहाँ पे 3i1, 3i1 हो गया यहाँ पे 2i3, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 3i2 प्लस ये उधर चला गया 3i3, ठीक है। अब यहां से 3 अगर हम कैंसिल कर देते हैं, सो i1 इक्वल टू आ गया i2 प्लस i3, जो कि हमें पहले से पता है, नहीं। अच्छा, यहां पे भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ। एक काम करते हैं हम लोग, ये वाला लूप लेते हैं, बड़ा वाला लूप लेते हैं, ठीक है, ये सेल के साथ, मतलब हम लोग अब क्लोज्ड लूप लेने जा रहे हैं, क्लोज्ड लूप हम लोग लेने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ए से बी, बी से सी, सी से ई, ई से एफ, एफ से, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से ई, ई से एफ, एफ से ए, क्लोज हो गया। चलो ए से बी जा रहे हैं, मतलब माइनस 10i1, फिर माइनस 5i4 प्लस 10 माइनस 10i इज इक्वल टू 0। इसमें देखते हैं थोड़ा सा कुछ आ रहा है क्या, ठीक है, इसमें कुछ देखते हैं। यहाँ पे इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा दो इक्वेशन जो आया है इसको हम थोड़ा सा रहने देते हैं, अभी कोई यहाँ इसको हम रहने देते हैं, ये क्लोज वाला जो दिया है इसको रहने देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है माइनस, हम यहाँ से फिर से इसको उधर ले जाएंगे, तो ये आ गया यहाँ पे 10i1 प्लस 5i4 प्लस 10i की जगह पे हम i1 प्लस i2 डाल देंगे, इज इक्वल टू 10। अब यहां से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, सो ये हो गया 2i1 प्लस i4 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2i1 प्लस 2i2 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसको, ये क्या आ गया 4i1, ये देखो 4i1 प्लस i4 लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस 2i2 इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 2। अब ये काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा i4 का वैल्यू डाल के देखते हैं, i4 का वैल्यू जो है i1 माइनस i3, इसको डाल के देखते हैं,
ठीक है, देखते हैं एक बार, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें। 4i1 प्लस i4 की जगह पे हम डाल रहे हैं i1 माइनस i3, डाल दिया, प्लस यहाँ पे 2i2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, 2i2। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, तो यहाँ आ गया 5i1 माइनस i3 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ इक्वेशन जो है i1 में है, i2 में है और i3 में है। यहाँ जो इक्वेशन है वो i1 है, i2 है, i3 है ना। तो अगर हम ये देखो यहाँ पे i2 इक्वल टू एक इक्वेशन हमारे पास है, i2 इक्वल टू 2i1 प्लस i3, मतलब हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, i1 और i3 में आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, सो i2 के प्लेस में हम क्या डाल रहे हैं, ये वाला डाल रहे हैं, ठीक है। सो 5i1 माइनस i3 प्लस 2, i2 की जगह पे हम डाल रहे हैं 2i1 प्लस, देखो i2 की जगह पे हम डाल रहे हैं 2i1 प्लस i3, ये इक्वेशन नंबर 1 से यहां से। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके हम देखते हैं, हमारे पास एक सिंपल रिलेशन आएगा i1 और किसमें, i3 में, क्या आएगा, सो 5i1 माइनस i3 प्लस यहां पे हो गया 4i1 प्लस 2i3 इक्वल टू 2, क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 4i प्लस 5i प्लस 4i क्या हो गया, यहाँ पे 9i माइनस प्लस हो गया यहाँ पे i3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। सो एक रिलेशन हमारे पास आ गया है 9i1, देखो यहाँ पे आ गया 9i1 इज इक्वल टू आ गया 2 माइनस i3, ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, i3 इज इक्वल टू आ गया 2 माइनस 9i1, i3 और i1 में एक रिलेशन आ गया। अब i3 और i1 में एक रिलेशन आ गया तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे i3 और i1 में एक रिलेशन आ गया, इस चीज को आप लोग याद रखना कि i3 एक आ गया है यहाँ पे, 2 माइनस 9i1 आ गया। अब ये रिलेशन जैसे ही आया, अब देखते हैं ये रिलेशन का कहां पे यूज होता है, ठीक है। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ, ये इक्वेशन आप लोग याद रखना, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूं। अब बीच वाला जो इक्वेशन है ना, इसको मैं ले रहा हूं, बीच वाला इक्वेशन लेके देखता हूं। यहां पे अगर हम i3 के प्लेस पे डालते हैं तो i2 और i1 में एक रिलेशन आएगा, ठीक है। ओके, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी i2 है, ठीक है। बीच वाला एक लेते हैं हम लोग इक्वेशन, बीच वाला एक बार फिर से लेते हैं, a से b, b से c, c से d, d से a। चलो a से b ले रहा हूं, माइनस 10i1 माइनस 5i4 फिर प्लस 10i2 प्लस i3, ठीक है, प्लस 10i3 फिर प्लस 5i2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, कुछ करते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, सो दिस इज, इसको प्लस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 10i1 प्लस 5i4 इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 10i2 प्लस 10i3 प्लस 5i2। अब देखो ध्यान से, हाँ आप यहाँ से 5 कॉमन लो और कैंसिल करो, तो यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसको थोड़ा सा देखो, तो आगे हमारे 2i1 प्लस i4 इज इक्वल टू 2i2, देखो यहाँ पे 2i2 है और i2 है, तो क्या हो गया यहाँ पे 3i2 प्लस 2i3, ठीक है। ओके, अब एक काम करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे 2i1 रहने देते हैं, i4 को इन द टर्म्स ऑफ i2 i3 डाल देते हैं, ठीक है, 2i2 प्लस 3i3, इस i4 की जगह पे हमें ये वैल्यू पूरा पूरी डाल दी, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 3i2। अब हम एक काम करेंगे, थोड़ी देर में आपको मैं बता रहा हूँ क्या करने वाले हैं।
अब देखो ये पूरा इक्वेशन जो है I1 I2 और I3 में आ गया, पूरा इक्वेशन जो है I1 I2 और I3 में आ गया। यहाँ पे देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, सो 2I1 प्लस 2I2 और 3I2 उसको उधर भेज देते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये प्लस हो गया यहाँ पे 3I3 माइनस 2I3, ये सिर्फ यहाँ पे I3 हो गया और उसको उधर भेज देते हैं, तो ये सिर्फ क्या हो गया I2 हो गया, 2I2, हाँ सिर्फ I2 हो गया। अब देखो ध्यान से हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे 9 9 9 9 2I1, ठीक है रहने देते हैं 2I1, I3 के प्लेस पे ये पूरा वैल्यू हम डाल देते हैं, I3 के प्लेस पे हम डाल दे रहे हैं 2 माइनस 9I1 डाल दिया इज इक्वल टू, अब I2 के प्लेस में हम क्या डालेंगे, देखो यहाँ पे I2 के प्लेस में हम डाल देंगे 2I1 प्लस I3, 2I1 प्लस I3, अरे यार फिर यहां से सेम टू सेम आ जा रहा है, I3 इक्वल टू I3 आ जा रहा है, ओके थोड़ा सा गड़बड़ तो कहीं हो रहा है, अब कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, फिर से सॉल्व करना पड़ सकता है। फिर से सॉल्व करना पड़ सकता है क्या, गड़बड़ हो रहा है कहीं पे, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, 10I1, एक काम करते हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, हम फिर से बनाते हैं इसको, फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यार, पहले बोला था आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये 9 वाला, थोड़ा सा देखते हैं इसको, एक बार फिर से इसको करते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है ना, एक बार फिर से इसको करते हैं, ये हो गया ऐसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे, बार फिर से इसको ट्राई कर रहे हैं हम लोग, A B C D E F 10 वोल्ट 10 ओम 10 ओम 5 ओम 5 ओम, दिस इज 5 ओम एंड दिस इज आल्सो 10 ओम, ठीक है चलो करते हैं, फिर से करंट को डिवाइड करते हैं, चलो करंट को हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ से, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से हम निकाल रहे हैं I, पीछे से भी I डाला, यहां तक I गया I, अब I डिवाइड हो गया दो पार्ट में, ठीक है इधर हमने I1 भेजा, इधर हमने I2 भेजा, पिछली बार क्या किया था I1 को हमने डिवाइड किया, इस बार हम अलग करते हैं, I2 को हम डिवाइड करते हैं, चलो I2 को डिवाइड करके इधर I3 भेज दिया, इधर I4 भेज दिया, ठीक है थोड़ा सा चेंज करके हम देख रहे हैं, तो इधर क्या हो गया I1 प्लस I3, ठीक है इधर हो गया I1 प्लस I3 और इधर इधर मिलके क्या आना चाहिए I आना चाहिए, ये I इधर आ रहा है, तो अब हमने किसको किसको डिवाइड किया, जंक्शन रूल से हम पहले लिख देते हैं, सबसे पहले I इज इक्वल टू हमने I1 प्लस I2 किया है, ये कर दिया, ठीक है और I इक्वल टू I1 प्लस I2 कर दिया और फिर I2 को हमने डिवाइड किया है, सो I2 इक्वल टू हमने डिवाइड किया I3 प्लस I4, ठीक है ये दो इक्वेशन यहाँ पे सिंपल सा हमें मिल रहा है। अब फटाफट से लूप लेते हैं, फर्स्ट लूप लेते हैं, लूप नंबर 1 लूप नंबर 2, ठीक है लूप नंबर हम 1 ले रहे हैं, चलो ये कौन सा लूप है, A से B, B से C, सॉरी B से D और D से A, ये वाला लूप है, A से B, B से D, D से A, चलो A से B जा रहे हैं माइनस 10 I1, ठीक है B से D जा रहे हैं प्लस, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 I3 और यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 5 I2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से रिलेशन आ रहा है, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 10 I1 इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख रहे हैं 10 I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहे हैं 5 I2 प्लस 5 I3, ठीक है अब यहाँ से 5 यहाँ कॉमन निकाल के कैंसिल करें, सो 2 I1 इक्वल टू हो गया यहाँ पे I2 प्लस I3, ठीक है
देखो यहाँ पे सो 2i1 इक्वल टू हो गया i2 प्लस i3। एकदम सिंपल सा चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी i2 प्लस i3 जो है यहाँ पे i2, ठीक है ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको, ठीक है। अब सेकेंड वाला लूप हम ले रहे हैं, लूप नंबर 2, ये वाला लूप नंबर 2। कौन सा लूप है ये? बी सी डी और बी, ये वाला। बी से सी जा रहे हैं -5i1 -5i3। सी से डी जा रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? सी से डी जा रहे हैं +10 इंटू i4। अपोजिट जा रहे हैं, अच्छा सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -5 इंटू i3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, प्लस वाले को एक साइड रखो, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम रख रहे हैं 10i4, बाकी सबको हम उधर भेज रहे हैं। सो 5i1 प्लस 5i3 प्लस 5i3, ठीक है। इसको सबको उधर भेज दिया। अब फिर से 2 मैं लेता हूँ यहाँ पे। सो 2i4 इज इक्वल टू क्या आ गया? i1 प्लस i3 प्लस i3। सो यहां से आपको आ गया 2i4, ठीक है। 2i4 इक्वल टू i2 माइनस i3, तो ये हो गया। सो 2i4 इज इक्वल टू हो गया i1 प्लस 2i3, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इक्वेशन नंबर 2, ओके। चलिए अब एक बीच वाला लेते हैं, ये बीच वाला लेते हैं। बीच वाला में देखो क्या मिलता है, हम क्लोज लूप हम ले रहे हैं, क्लोज लूप नंबर 3। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ये वाला लूप को लेते हैं। देखते हैं पूरा क्लोज क्या बोल रहा है। -10i1 -5i1 -5i3, आगे कर रहे हैं हम, थोड़ा सा देखते हैं इधर, प्लस 10i4 प्लस क्या हो गया यहाँ पे 5i2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं, प्लस वाले को एक साइड, माइनस वाले को एक साइड, मतलब हम एक साइड इधर रखते हैं इसको 10i1 प्लस 5i1, ठीक है। 5i1 प्लस 5i3 एक साथ, उसको उधर भेजेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10i4 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 10i1 प्लस 5i1, कितना हो गया यहाँ पे 15i1 प्लस 5i3 इज इक्वल टू हो गया 10i4 प्लस 5i2। देखो यहाँ पे ये आ गया। नेक्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 कॉमन लेने वाले हैं ऑब्वियसली, ठीक है। 5 हम लोग कॉमन, i1 i, ठीक है, 5 कॉमन लेने। सो 3i1 हो गया यहाँ पे, सिर्फ i3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2i4 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया 5, मतलब i2 हो गया, यहाँ पे i2 हो गया, ठीक है। ये रिलेशन आया, इक्वेशन नंबर हमारा 3 आया। अब देखते हैं i1 है, i2 है, i3 i4 है, सब है इसमें, i1 i2 i3 के बीच में यहाँ रिलेशन है। तो ऐसा कुछ करें हम लोग, क्या i4 इक्वल टू i2 माइनस i3 लिख सकते हैं, i2 माइनस i3, i2 i3 में, और i1 को हम i2 i3 में कर सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है, यहाँ से काम करते हैं हम लोग, i4 को हम क्या लिख सकते हैं, i4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं i2 माइनस i3। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इधर हम लिख रहे हैं। सो ये हो गया यहाँ पे 3i1, ठीक है। और एक काम करते हैं हम, i1 के प्लेस पे भी हम डाल रहे हैं, i1 के प्लेस पे भी, ये जो i1 है, i1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, i1 इक्वल टू हम लिखेंगे i2 प्लस i3 बाय 2, i1 के प्लेस पे भी हम डाल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे, सो 3 i1 के प्लेस पे क्या लिख देंगे हम, i2 प्लस i3 बाय 2, हाँ, प्लस i3, ठीक है, i3 इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे
देखो क्या हो गया, यहाँ पे 10 वोल्ट है, क्या हो गया 2, i4 के प्लेस में हम क्या डाल रहे हैं, i2 माइनस i3, ठीक है, प्लस i2। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पे 3/2 है ना, सो 3/2 हो गया यहाँ पे i2 प्लस 3/2 यहाँ पे i3 हो गया प्लस i3 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 2i2 माइनस i3 प्लस -2i3 प्लस i2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो पूरा इक्वेशन i3 और i2 में है, तो ये आप सॉल्व कर दो थोड़ा सा, देखो क्या आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर i2 इक्वल नहीं, देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे कुछ अच्छा आ सकता है, क्या आ सकता है यहाँ पे, देखो i2 को मैं एक साथ रख रहा हूँ, ठीक है। सो ये हो गया 3/2 i2 माइनस, इसको इधर कर रहा हूं मैं, -2i2 माइनस i2 है ना, उसको उधर ले जा रहा हूं। सो 2i2 माइनस 3/2 i3 और यहाँ पे हो गया माइनस i3। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। एलसीएम हो गया यहाँ पे 1, 2 हो गया एलसीएम यहाँ पे। सो 3i2 माइनस 4i2 माइनस यहाँ पे 2i2 इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे, i2 तो इधर ले आया था, 2i2 तो इधर ले आया था, माइनस i2 भी इधर ले आया था, मतलब ये कुछ गलत हो गया है यहाँ पे, -2i3 माइनस 3/2 i3 माइनस i3 इज इक्वल टू यहाँ पे भी एलसीएम हो गया 2, यहाँ पे भी हो गया -4i3 माइनस 3i3 माइनस 2i3। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, अब क्या आ गया -6 यहाँ पे -3i2 अरे कैमरे में दिख भी रहा है कि नहीं, हाँ इतना लंबा इक्वेशन हो गया, कैमरे में दिख भी नहीं रहा है। ओके ऊपर लिखना पड़ेगा मेरे भाई, कैमरे में नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ तक हो गया, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा। ऊपर मतलब कहाँ, यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ लिख रहा हूँ, ये आ गया हमारे पास 3i2 माइनस 4i2 माइनस 2i2 बाय 2 इज इक्वल टू आएगा -4i3 माइनस 3i3 माइनस 2i3 बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब चलिए देखते हैं, ये आ गया यहाँ पे 3i2 माइनस 6i2 इज इक्वल टू आ गया माइनस, सब माइनस नहीं है मतलब -9i3, यह आ गया माइनस 3i2 इज इक्वल टू आ गया -9i3 प्लस हो गया यहाँ पे 3 माइनस और 3 3 9, मतलब i2 इक्वल टू आ गया यहाँ पे 3i3। देख लो i2 इक्वल टू 3i3 आ गया, ये इंपॉर्टेंट चीज आ गया, मतलब अब सॉल्व हो जाएगा, हमारा मेहनत जो है वो बर्बाद नहीं गया है। देखो अब हम आराम से कर सकते हैं, i2 इक्वल टू आ गया 3i3। अब हम बाकी इक्वेशंस के बारे में देखते हैं, i2 इक्वल टू 3i3, तो यहां से हमें क्या आ जाएगा, i4 भी आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, अब एक बड़ा सा लेते हैं लूप, बड़ा सा लूप ये वाला लेते हैं, a से b, b से c, c से e, e से f, f से a, ये वाला लूप लेते हैं। -10i1 माइनस 5i1 माइनस 5i3 प्लस 10 माइनस 10i इज इक्वल टू 0। अब देखो हम इसको क्या करें, i की जगह पे हम क्या डालेंगे, i1 प्लस i2 डालेंगे। सो -10i1 माइनस 5i1 माइनस 5i3 माइनस 10i1 माइनस 10i2 इज इक्वल टू -10। तो सब ये प्लस हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा, यहाँ सब प्लस हो जाएगा। अब ये काम करो, 5 से कॉमन लो, काटो सब, काटो काटो काटो, यहाँ पे हो गया 2i1 प्लस
I1 प्लस I3 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करो। 2I1 प्लस I1 कितना हो गया? 3I1। एक और था यहाँ पे 5I1 हो गया टोटल। 5I1 प्लस I2 देखो कितना है 2I2 प्लस I3 वाला सिर्फ एक ही है इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। अब एक बात बताओ I2 इक्वल टू हमें क्या पता है? देखो यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया यहाँ पे 5I1 प्लस 2I2 प्लस I3 इक्वल टू 2। अब ये रिलेशन देखो यहाँ पे। अभी एक बात बताओ आप लोग कि बेटा यहां पर देखो यहाँ पे I2 के प्लेस पे तो हम I3 डाल देंगे। I1 कितना है? I1 अगर हम देखते हैं तो I1 के बारे में अगर हम देखते हैं तो क्या था? I2 प्लस I3 बाई 2 था ना। I1 जो था यही था ना थोड़ी देर पहले जो हम लोग किए थे। I1 इज इक्वल टू था I2 प्लस I3 बाई 2 ये था। ये वाले रिलेशन से हम लोगों फर्स्ट वाले लूप से हमें आया था। तो एक बात बताओ I1 के प्लेस में अगर हम ये डाल देते हैं ठीक है, और I3 के मतलब I2 के प्लेस में हम क्या डाल देते हैं 3I3 डाल देते हैं, तब सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, सो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। सो 5I1 के प्लेस में हम क्या डाल रहे हैं I2 प्लस I3 बाई 2 प्लस 2I2 के प्लेस में हम क्या डाल रहे हैं 3I3 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से। अब इसको और सॉल्व करो। आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से I3 आ जाएगा, फिर से I2 की जगह पे हम डाल देंगे। I2 की जगह पे क्या डाल देंगे हम 3I3 डाल देंगे। यहीं पे हम डाल रहे हैं I2 की जगह पे हमने डाल दिया 3I3। ठीक है, अच्छा इतना हम लोग क्यों कर रहे हैं, इतना हम क्यों कर रहे हैं। अच्छा यहीं पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो I1 इक्वल टू कितना हो गया 3I3, ये 4I3 बाई 2 मतलब 2I3। I1 की जगह पे 2I3 यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। सॉरी इतना हमें करने का जरूरत नहीं है मेरे बॉस। देखो यहाँ पे एक चीज हम लोग को पता था ना, क्या पता था I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 बाई 2। अब एक बात तो I2 की जगह पे हम क्या डालेंगे 3I3 प्लस I3 बाई 2 हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया 4I3 बाई 2। 4I3 बाई 2 मतलब कितना हो गया 2I3। देखो यहाँ पे 2I3। अब ये 2I3 जो है ये 2I3 यहाँ पे डाल देंगे I1 के जगह पे मतलब 2I3। तो ये हो गया 5 इंटू 2I3 प्लस 2 इंटू 3I3। I2 की जगह पे 3I3 प्लस I3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से हमें I3 निकालना है। तो ये कितना हो गया 10I3 प्लस ये कितना हो गया 6I3 प्लस हो गया ये I3 इज इक्वल टू 2। तो बताओ कितना हो गया 10 17 17 I3 इक्वल टू 2। सो I3 इक्वल टू आ गया 2/17 एम्पियर। ओ माय गॉड इतना टाइम लग गया अभी। हाँ ये लगता है नीचे चल गया है ना। सो I3 इक्वल टू आ गया यहाँ पे। इसको पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2/17 एम्पियर। अब I3 आ गया तो I1 आ जाएगा। I1 इक्वल टू क्या है 2I3। सो I1 इक्वल टू क्या हो गया 4/17 एम्पियर। I2 भी आ जाएगा। I2 क्या है 3I3 है मतलब 6/17 एम्पियर। I1 I2 I3 सब आ जाएगा। तो नहीं आ जाएगा यार, कुछ भी आ जाएगा। आप देख सकते हो। आप यहाँ देखता हूँ कैमरा काम कर रहा है क्या। हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहा है। देखो ठीक है, चलिए बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन था। आप लोग देख रहे हो। फिर I1 I2 आ गया तो I4 आ सकता है यार। देखो I4 आ गया, I2 माइनस I3 करेंगे I4 आ जाएगा, फिर I आ जाएगा, सब आ जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये आना था। पिछली बार सॉल्व करने से हमारा मेहनत जो है बर्बाद नहीं हुआ। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का, मीटर ब्रिज का। जल्दी से उसको खत्म करते हैं। बच्चे भूखे हो गए होंगे यार आप लोग। हाँ बहुत देर से पढ़ रहे हो आप लोग। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, एक मीटर ब्रिज है। द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए व्हेन द रेजिस्टेंस y इज 12.5 ओम। ठीक है, व्हेन द y इज ऑफ इतना, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ x। ओके ठीक है।
द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट, मतलब दे रखा है यहाँ पे L1 दे रखा है 39.5 सेंटीमीटर दे रखा है। When the resistor Y is of 12.5 ohm, ठीक है, when the resistor Y is Y and X कहाँ गया, फिगर 3.27, फिगर 3.27 कहाँ गया, 3.27, ठीक है। यहाँ तो X एंड Y कहीं है नहीं, X एंड Y तो कहीं है नहीं, फिगर 3.27। अच्छा एकदम सिंपल सा देखो, ऐसा है यहाँ पे क्या है बोल रहा है, एक सिंपल सा होता है ना, R by S इज इक्वल टू L1 by 100 माइनस L1, यही वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें कि L1 दे रखा है, कितना दे रखा है 39.5 और ये हो गया 100 माइनस 39.5। इसको सॉल्व कर लेंगे। R और S में एक वैल्यू दे रखा है, अब किसको X बोला है किसको Y बोला है वो नहीं पता है। When resistor Y is इतना, find the resistance X। अब कौन X है कौन Y है यहाँ पे कंप्लीटली क्लियर नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द X एंड Y आर इंटरचेंज। देखो क्या होता है मीटर ब्रिज में, क्या होता है जनरली, देखो यहाँ पे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस होता है ना, फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस होता है, देखो ये आपका यहाँ गैल्वेनोमीटर होता है यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन के लिए, जो कि ऐसे मूव, ये L1 दे देता है। अब ये मान लो ये X है और ये Y है, ठीक है, अगर ऐसे मान लेते हैं X और Y, तो ठीक है ये X हो गया और ये Y हो गया, तो Y का वैल्यू शायद दे रखा है, देखो यहाँ पे Y का वैल्यू दे रखा है, X आपको निकालना है, तो X इज इक्वल टू आप आराम से निकाल दोगे, क्या निकाल दोगे, X इज इक्वल टू Y इंटू 39.5 बाय 100 माइनस 39.5, इसको पूरा आप सॉल्व कर दोगे। अभी क्या हो गया यहाँ पे L1 आपका आ गया। अब बोल रहे हैं कि X और Y को इंटरचेंज कर दो, मतलब Y यहाँ आ गया और X यहाँ आ गया। एक बात बताओ आप, X by Y आपको पता है कि L1 by क्या हो गया 100 माइनस L1, तो बताओ Y by X अब क्या होगा, इसको इंटरचेंज कर दिया तो बैलेंस पॉइंट Y by X पे मिलेगा ना, तो ये क्या हो गया उल्टा लिखना पड़ेगा 100 माइनस L1 by L1, मतलब ये है, ये इसका बैलेंस पॉइंट है, मतलब 100 माइनस L1। इंटरचेंज जब हो जाता है ना ये रेसिस्टेंसेस, तो बैलेंस पॉइंट जो होता है नीचे वाला ऊपर चला जाता है, 100 माइनस L1 हो जाएगा। 100 माइनस L1 मतलब 100 माइनस 39.5 पे आपको बैलेंस पॉइंट मिलेगा। आ रहा है बात समझ में। इसके बाद बोल रहा है व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड द सेल्स आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब बोल रहा है कि यहाँ जो बैटरी है इसके साथ और ये गैल्वेनोमीटर अगर इंटरचेंज हो जाएगा तो बैलेंस पॉइंट का क्या होगा भैया, बैलेंस पॉइंट जो है बैटरी पे और गैल्वेनोमीटर के पोजीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेशियो है वो R by S इज इक्वल टू L1 by 100 माइनस L1, उसी के ऊपर वो डिपेंड करता है बस। तो आज का ये वीडियो था, ये क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ज्यादा टाइम ले लिया, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट सॉल्व किया हमने, है ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।